नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं बढ़िया होगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, हम जो है संविधान हमारा चल रहा है, संविधान की सीरीज हमारी चल रही है। उसमें हमने अपने भाग 3 कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमने जो है मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था। लास्ट वाला एपिसोड आप देख लेना। आज से हम भाग 4 जिसमें दिया गया है डीपीएसपी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना लाजमी है, पक्का क्वेश्चन फंसेगा एग्ज़ाम में, तो आप थोड़ा ध्यान दे के इसको पढ़ लेना। और ये सारे के सारे अनुच्छेद जो मैं पढ़ाऊँगा 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आपको लर्न हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये बोलते हैं हिंदी में डीपीएसपी को। इसमें आपको पता होगा ये भाग 4 से लिए गए हैं। जब हमने संविधान के भाग पढ़ाए थे उसमें बताया था भाग 4 से लिए गए हैं। और अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं। ठीक है जी, हमारे जो डीपीएसपी हैं वो संविधान के भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। इनको सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक भी कहा जाता है। किसको? डीपीएसपी को। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बताया गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, इसमें बताया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो इनको ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। अच्छा, इनमें एक बात यह है कि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। जबकि मैंने पढ़ाया था मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार हमारे वाद योग्य हैं। आपने क्लास देख ली होगी, समझ गए होगे वाद योग्य और अवाद योग्य में क्या अंतर है। देखिए, वाद योग्य क्या है? यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी वजह से हमें मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे, तो क्या होगा? हम क्या जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है जी, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, उनके साथ वाद कर सकते हैं। लेकिन बात करेंगे डीपीएसपी की यदि बात करें तो डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। इनमें बताया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, मैंने लिख दिया। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, यदि राज्य नहीं भी देगा तो हम उस पर कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ऐसी गाइडलाइन है, ये एक तरह की गाइडलाइन है। इनमें बताया गया है कि राज्य ऐसा करेगा, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, महात्मा गांधी जी के विचारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जी, महात्मा गांधी जी के विचारों का उल्लेख डीपीएसपी में मिलता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं उनमें हमारे गांधी जी के विचारों का उल्लेख मिलता है। क्यों मिलता है? गांधी जी क्या है, ग्राम को बढ़ावा देते थे, ग्रामों को बढ़ावा देते थे। तो हम जो है अनुच्छेद अभी मैं पढ़ाऊँगा, अनुच्छेद 40 में हम पढ़ेंगे कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो ये विचारधारा किसकी है? गांधी जी की विचारधारा। तो अनुच्छेद 40 से हमें पता लगता है कि डीपीएसपी में गांधी जी के विचारों का 48 है, अनुच्छेद 48 है, अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में। उसमें गोवध को बैन कराने की बात कही है, गोवध नहीं होगा, गांधी जी का विचार है। तो इनमें क्या है, डीपीएसपी में गांधी जी के विचारों का उल्लेख है। ठीक है जी, अब बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। जो 1935 का एक निर्देशों का उपकरण है, जिसमें 1935 का जो हमारा था, तो उसमें जो है निर्देशों के उपकरण दिए गए हैं। ठीक है, वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। तो जब वो आयरलैंड से लिए गए, उसी से हमारे निकल के आए हैं डीपीएसपी, उसी के अंदर से हमने निकाले डीपीएसपी।
तो जब ये आयरलैंड से लिया गया तो डीपीएसपी भी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है हुआ है कि डीपीएसपी जो है हमारे कहाँ किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। इस बात को याद रखना आप, ठीक है। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, क्योंकि 1935 का पूरा ही हमारा निर्देशों के उपकरण जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए थे और उसी से डीपीएसपी बनाए। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। आइए, ये शुरू होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कहाँ से लेके? 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 36 जो अनुच्छेद 36 से स्टार्टिंग करते हैं, उसमें बताया गया राज्य शब्द की परिभाषा। 36 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें राज्य शब्द की परिभाषा है। लेकिन जब मैंने मौलिक अधिकार स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। अब ये कैसे हो गया कि 36 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है? आप कह रहे हो जी 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। जी हाँ, ऐसा ही है। मौलिक अधिकारों में जो है, जब हमने मौलिक अधिकार स्टार्ट करे थे वो अनुच्छेद 12 से हुए थे, तो उसमें राज्य शब्द की परिभाषा थी। और अनुच्छेद, आज हम डीपीएसपी स्टार्ट कर रहे हैं तो अनुच्छेद 36 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी राज्य शब्द की परिभाषा है। 36 में ये लिखा हुआ है कि राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी, राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में होगी, जो अनुच्छेद 12 में है। समझ गए आप? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 36 के अंदर। 36 में बताया गया है कि राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में है। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। एग्जाम में यदि सवाल आ जाता है कि राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ पर है, राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ पर है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12 और 36, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या लगाना है? यदि ऑप्शन में 12 और 36 हैं तो दोनों में राज्य शब्द की परिभाषा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसे लगा देंगे। यदि इनमें से केवल यही ऑप्शन दे रखा है तो इसे लगा देंगे। यदि इनमें केवल यही ऑप्शन दे रखा है, बाकी कुछ और दे रखे हैं, तो इसे लगा देंगे। मतलब 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है, 36 में भी है, तो दोनों में है, तो दोनों ऑप्शन आएंगे तो दोनों लगा देंगे। यदि दोनों ऑप्शन नहीं आते तो फिर प्रेफरेंस 12 को देंगे, ठीक है, और नहीं तो 36 आएगा ही। आगे बढ़ते हैं। 37 में पहली बात यही बताई गई है कि जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, वाद नहीं किया जा सकता। उसमें लिखा हुआ है राज्य जब नीतियां बनाएगा तो डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के। तो लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, ये वाद योग्य नहीं है, ये एक अंतर है। दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि नीति बनाते समय राज्य, नीतियां बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा, ध्यान में रख के नीतियां बनाएगा। दूसरी बात ये लिखी हुई है किसमें? 37 में, ठीक है। चलिए आते हैं आर्टिकल 38। 38 में दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। मैंने ये बात तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना। इसमें लिखा हुआ है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य का काम होगा। उसमें ही हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है, ठीक है। ये न्याय हमने बात की थी प्रस्तावना में, जब प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ाया था। इन 3 न्याय के बारे में मैंने लिखवाया था कि प्रस्तावना 3 न्याय का प्रावधान करती है, प्रावधान करती है। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। कब? जब मैं पढ़ा रहा था आपको प्रस्तावना। और आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 38, उसमें भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कहाँ पर की गई है? दोनों जगह। प्रस्तावना भी 3 प्रकार का न्याय है, तो मतलब प्रस्तावना भी है
और आर्टिकल 38 भी है, उसमें भी 3 प्रकार के न्याय हैं, यहाँ पे भी 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। 39 की बात करते हैं, अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 में बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। उसमें दिया है कि 39 में दिया है कि जो भी नीतियां बनाई जाएंगी राज्य द्वारा उनकी समीक्षा की जा सकती है, राज्य उनकी समीक्षा कर सकता है, क्योंकि हमने क्या, हमें लोक कल्याण में वृद्धि करनी है, लोक कल्याण के हित में बनानी है नीतियाँ, तो उनकी समीक्षा कर सकता है। 39 में एक पॉइंट ये दिया हुआ है। लेकिन 39 का अनुच्छेद 39 का जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है वो ये है, इसमें लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि एग्ज़ाम में अनुच्छेद 39 से क्वेश्चन आया है तो वो यही वाला आया है, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो समान काम कर रहे हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39A भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, और भी इसके पार्ट है मैं बताऊंगा, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है 39A। उसमें लिखा हुआ है कि राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान करेगा, सहायता का प्रावधान करेगा, ठीक है। मतलब 39A में 39A है तो इसका मतलब आप समझ गए संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया 39A। उसमें लिखा हुआ है कि राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, सहायता का प्रावधान दिया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता का। अनुच्छेद 40 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, गांधीवादी विचार, गांधीवादी विचारों के बारे में बताया गया है। क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बता दिया कि राज्य का ये काम होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य का ये काम होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये अनुच्छेद 40 में है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पे तो लिख लो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितने एग्जाम में सवाल इसमें से आया है कि अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन की बात करी गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, अनुच्छेद 40 में बताया गया है। फिर देखिए 41 अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में दिया गया है, बताया गया है कि राज्य काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता देगा। ये जो वर्ड है लोक सहायता पूरे संविधान के अंदर केवल 41 आर्टिकल में है। 41 में बताया गया है कि राज्य जो है लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा। लोक सहायता किसको, जिनको ज़रूरत है, दिव्यांगों के लिए लोक सहायता, ठीक है। तो 41 में ये 3 नाम लिखे हुए हैं, काम, शिक्षा और लोक सहायता देगा, ये राज्य की ड्यूटी है। 42 में बताया गया है कि काम ही नहीं देगा, उस काम को करने के लिए मनोचित दशाएं भी देगा और प्रसूति सहायता भी प्रदान करेगा। ये 42 में लिखा हुआ है। 41 में लिखा हुआ है काम, शिक्षा और लोक सहायता ये प्रदान करेगा। 42 में बताया गया इन्हें प्रदान करने से काम नहीं चलेगा, इनको करने के लिए आपको मानवोचित उस दशाएं भी प्रदान करनी पड़ेंगी, मानवोचित दशाएं भी प्रदान करनी हैं। ऐसा नहीं है कि वह काम दे दिया काम खत्म हो गया, नहीं, उसको करने के लिए जो दशाएं हैं वो भी ज़रूरी हैं। और प्रसूति सहायता, ये भी कई एग्जाम में सवाल आया है, प्रसूति सहायता केवल यहाँ है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इसे मैटरनिटी लीव भी बोलते हैं, ML भी बोलते हैं, मैटरनिटी लीव। प्रसूति सहायता क्या है, जैसे महिलाएं किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको लीव दी जाती है, उनको प्रसूति सहायता दी जाती है। बेबी हो गया, बेबी हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कल कोई काम पे आ जाएंगे, टाइम लगता है, उसको फीडिंग भी करानी है, उसकी देखभाल भी करानी है, तो इसके लिए उनको क्या है, ML मैटरनिटी लीव मिलती है। वो मैटरनिटी लीव जो मिलती है ये अनुच्छेद 42 के तहत ही मिलती है, अनुच्छेद 42 के तहत ही मिलती है, ठीक है। तो 42 में क्या लिखा हुआ है, मनोचित दशा देगा, प्रसूति सहायता देगा। 43 में लिखा हुआ है जीवन निर्वाह योग्य वेतन भी देगा।
जो मिनिमम सैलरी की बात है वो यहाँ से ही आती है, ठीक है। 41 में बताया काम देगा, 42 में बताया दशाएं भी देगा, और 43 में बताया जीवन निर्वाह योग्य वेतन तो देगा ही, उससे कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 24 घंटे काम करा लिया और 10 रुपये दे दिए। एक मिनिमम वेज तो देना ही होगा, जो मिनिमम सैलरी है वो तो देनी ही होगी, जीवन निर्वाह, जिससे उस व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सके, इतना तो वेतन देना ही होगा, ठीक है। ये है 41, 42, 43। 43 बी भी है, एक बी है, तो फिर वही बात है, जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन 2012 में, बहुत बाद में जोड़ा गया है, ये 2012 का है, ठीक है। 97 अमेंडमेंट 2012 है, इसमें जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देगा। आज के टाइम पे तो थोड़ा सा अलग है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में काम का आपको पता ही है, आप भी यदि कहीं फेस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हिसाब किताब है। सारी संस्थाएं ऐसी नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी हैं। तो उसमें 43 बी में उस टाइम पे बताया था, जो 97 2012 में जोड़ा, कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा, ये जोड़ा था। आइए आते हैं 44 अनुच्छेद 44, उसमें बताया है यूसीसी, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अगर जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सब जगह कानून बराबर होगा, सब जगह या सबके लिए, ऐसे लिखे तो सबके लिए कानून एक जैसा होगा, कानून एक जैसा होगा। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, कि सबके लिए कानून एक जैसा होगा। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता होगी, सिविल संहिता होगी। तो आप क्या कह रहे हो जी, एक ही तो है, अलग अलग थोड़ी है क्या है? अलग अलग है, मैं बता देता हूँ कैसे अलग अलग है। देखिए, कुछ धर्मों के लिए अलग कानून है, जैसे विवाह के लिए, विवाह विच्छेद के लिए। अभी एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यदि आपका डाइवोर्स है तो उसका प्रोसीजर अलग है। यदि आप एक हिंदू हैं और आपका डाइवोर्स होना है तो उसका प्रोसीजर अलग है। लेकिन यदि आप एक मुस्लिम हैं, उसका डाइवोर्स होना है तो उसका प्रोसीजर अलग है। उनमें अलग प्रोसीजर है, हम में अलग प्रोसीजर है। हो सकता है सिखों में कुछ अलग प्रोसीजर हो सकता है क्रिश्चियन में कुछ अलग प्रोसीजर हो। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे इसको इसलिए लागू नहीं करा, उस टाइम स्थिति अलग थी, उस टाइम ऐसा नहीं कर सकते थे। अब हमारा देश अलग है स्थिति में है, तो अब कर सकते हैं ऐसा। तो 44 में यूसीसी दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान सिविल संहिता होगी। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए ज़रूरी शिक्षा का प्रावधान होगा। जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी शिक्षा का प्रावधान होगा, ये बताया गया है 45 में। लेकिन अमेंडमेंट हुआ 86वां 2002, और इसको जोड़ दिया गया किसमें? मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया। आपने पढ़ा होगा, एक बार और क्लास देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया, जहाँ पे लिखा हुआ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन, और इसमें कर दिया बदलाव, इसे कर दिया 6 से कम। मतलब अनुच्छेद 45 में तो बता दिया कि 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्राथमिक जो शिक्षा है, उसका प्रावधान करेगा राज्य। और 86वां संविधान संशोधन करके जो बात पहले इसमें लिखी हुई थी उसको जोड़ दिया मौलिक अधिकार, उसको बना दिया मौलिक अधिकार कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जरूरी शिक्षा का प्रावधान करना ही होगा। 46 में जो दिया गया है
कि जो हमारे SC ST हैं, जो हमारे दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए 46 में दिया है, जो हमारे दुर्बल वर्ग हैं जैसे SC ST हैं, OBC हैं, उनके लिए शैक्षणिक और उनके आर्थिक हित, जो भी उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रख के कानून बनाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाएगा और उनका शोषण से भी सुरक्षा करनी है, उनका शोषण ना हो, शोषण से सुरक्षा का भी प्रावधान इसमें आर्टिकल 46 में दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 47 आर्टिकल अनुच्छेद 47। इसमें जो है राज्य के प्राथमिक कर्तव्य बताए गए हैं। राज्य के प्राथमिक कर्तव्य क्या होंगे ये बताया गया है। प्राइमरी ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट क्या होंगी? पोषाहार का ध्यान रखेगा, जीवन स्तर का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। कब? नीतियाँ बनाते समय या उनके लिए नीतियाँ बनाएगा, ये राज्य की ड्यूटी होगी। अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि जो राज्य है उसके जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, प्राइमरी ड्यूटीज, ये वर्ड लिखा हुआ है एग्जाम में, इसलिए इस पर मैं जोर दे रहा हूँ। ऐसे तो 47 में लिखा हुआ है कि राज्य नीतियाँ बनाते समय पोषाहार का ध्यान रखेगा, जीवन स्तर का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा, लेकिन ये जो प्राथमिक कर्तव्य हैं ये हैं वो राज्य के। 47 में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है जो भी जैसे स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नुकसान देने वाली दवाइयाँ हैं तो उनको क्या बैन कर दो, उन पे बैन लगाएगा। ऐसा हो सकता है ना, नशीली दवाएं हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं कि उनका लोग नशीली दवाओं का उपयोग करके नशा करते हैं, उनको बैन करो। और कुछ दवाइयाँ बांटिए, जैसे किसी राज्य में चलती हैं ना स्कीम, हेल्थ स्कीम जो चलती हैं, जितनी भी हेल्थ स्कीम चलती हैं स्टेट्स में, वो सब इसी बेस पे चलती हैं, 47 के बेस पे। ठीक है, ध्यान रखेगा स्वास्थ्य का, पोषाहार का और जीवन स्तर का ध्यान रखेगा। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अनुच्छेद 47 में जो क्लियर बात लिखी हुई है कि राज्य नीतियां बनाएगा मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए। रोक लगाएगा, राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। जैसे हम स्टेट लेते हैं बिहार में क्या है? शराब बैन है, शराब बैन है। बिहार में आप शराब नहीं खरीद सकते हो, मतलब आप समझ रहे हो स्थिति क्या है। लेकिन जो हमारे संविधान में बताया गया था वो ये है कि राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा क्योंकि वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, और यहाँ बताया गया कि नीतियाँ बनाते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। तो बिहार में जो शराब बैन है वो अनुच्छेद 47 के तहत है, नहीं तो अब तक कोई जाके केस कर देता, क्यों जी हमें शराब क्यों नहीं मिल रही। तो ये बिहार राज्य ने जो शराब बैन कर रखी है उसका बेस क्या है? 47 है। आइए अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बताया गया है दो बात। अनुच्छेद 48 में कहा है कि जो कृषि में उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। देखिए हमारा देश भारत कैसा है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन कृषि में लगी हुई है, इसका मतलब कृषि प्रधान देश है। हम कृषि पे बहुत ध्यान देते हैं इंडिया में, मतलब कृषि प्रधान देश है, कृषि बहुत सारी पॉपुलेशन कृषि में लगी हुई है। तो उसमें 48 में ये भी बताया गया है जब हमारा देश कृषि प्रधान है तो कृषि में उन्नत तकनीकों का उपयोग करो। आप नई नई मशीनें लाओ, नई टाइप के बीज लाओ, और क्या उन्नत तकनीक हो सकती हैं फसलों को बढ़ाने के लिए, उस पे। दूसरा जो है पशुओं के वध पे रोक। देखिए 48 के तहत ही जो गोवध है, मैंने पहले भी बताया, गांधीवादी विचारधारा, गोवध जैसे गाय है, बछड़ा है, या जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि नहीं होगी, बलि पर रोक, ये लिखा हुआ है। मतलब गोवध पे रोक, गाय का वध नहीं कर सकते आप। ठीक है, तभी तो आप देखते हो ना कहीं पे यदि गाय को कुछ कर दिया गया है तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उसका कानून है। बेस क्या है? अनुच्छेद 48 के तहत।
बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, ठीक है। तो बीफ पे जो रोकथाम है, बीफ नहीं बिकेगा कहीं भी, इसका बेस है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में एक अमेंडमेंट भी हुआ, 42वां अमेंडमेंट 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 48 में बताया गया है कि राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। आप देखते हो ना, वैकेंसी निकलती है वन दरोगा की, वन रक्षक की। उनका काम क्या है? उनका काम यही तो है क्या? पर्यावरण, वन, वन्य जीवों की रक्षा करना। देखिए, वन कटेगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये जो वन दरोगा, वन रक्षक हैं, इनकी भर्ती राज्य क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि हमें 48 में बताया गया है, 48A है ये अमेंडमेंट जो हुआ था 48A, 48A में बताया गया है कि राज्य नीतियां बनाते समय पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा का ध्यान रखेगा। उसी के बेस पे वो वैकेंसी निकालते हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं। ये है 48 में। 49 अनुच्छेद 49, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं या विरासतें हैं या स्मारक हैं, राज्य का ये काम होगा कि उनका, राज्य की ये ड्यूटी होगी, ये काम होगा, कर्तव्य होगा कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, विरासत हैं, स्मारक हैं, उनकी रक्षा करेगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 49 में। एक संस्था है इंडिया में, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने देखा भी होगा, कहीं पे आप घूमने जाते हो, जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है, कोई पुरानी बिल्डिंग है, उस पे लिखा रहता है कि इस बिल्डिंग को ASI के तहत रक्षा प्रदान की गई है। ASI के तहत, ये मतलब ASI के अंडर में है। उस डिपार्टमेंट का नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने उसको इसीलिए बना रखा है कि जो अनुच्छेद 49 में है, बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, विरासत हैं, उनकी रक्षा करना ये राज्य की ड्यूटी होगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उनकी रक्षा की जाती है। 50 अनुच्छेद 50 में बताया, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य होगा। मतलब पृथक्करण है, पृथक करना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अलग करना। जैसे पहले क्या है, एक DM साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, वो डिस्ट्रिक्ट जज का भी काम करते थे, आपको पता होगा, डिस्ट्रिक्ट जज का करते थे, अब भी करते हैं। तो अनुच्छेद 50 में ये बताया गया है कि उस टाइम पे ये स्थिति संभव नहीं थी, कि बाद में चल के अनुच्छेद 50 इसलिए था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। मतलब जो कार्यपालिका की ड्यूटी है वो अलग होंगी और जो न्यायपालिका की हैं वो अलग होंगी, ऐसे बताया गया था। न्यायपालिका की ड्यूटियाँ अलग होंगी। 50 में ये दिया गया, अनुच्छेद 50 में क्या दिया? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और लास्ट और 51वां अनुच्छेद, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। इसमें बताया गया है कि जब भी राज्य नीतियां बनाएगा, राज्य नीतियां बनाते समय विदेश नीति का ध्यान रखेगा। विदेश नीति का ध्यान कैसे रखेगा? मतलब हम कोई ऐसी नीति ना बनाएं जिससे कि हमारे किसी पड़ोसी देश को किसी प्रकार का नुकसान हो। और ये तो इंडिया है, आप जानते ही हो, किसी भी मुद्दे को शांति से बहाल करने की कोशिश करता है, शांति से बहाल करने की कोशिश। हम कभी भी पहले हमला किसी पे नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कोई भी मामला हो, चाहे किसी भी देश के साथ हो, कोई भी मामला हो, उसे मध्यस्थता से ख़त्म कर दिया जाए। मतलब लड़ाई ना हो, हम केवल और केवल क्या हैं? शांति के दूत, हम चाहते हैं शांति। तो आपको ये ध्यान रखा है, अनुच्छेद जो 51 है, अनुच्छेद 51 में विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है। मतलब हम किसी से भी झगड़ा नहीं करेंगे,
हम सबके साथ शांति स्थापित रखेंगे। तो ये था लास्ट और अंतिम अनुच्छेद 51। हमने जो है आज DPSP पढ़े अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, ये आज हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मौलिक अधिकार हमारे पहले कल की क्लास में ख़त्म हो गए थे। अब DPSP, अब कल हम स्टार्ट करेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य कल स्टार्ट कर देंगे हम। ये भाग 4 हमारा संविधान का ख़त्म हुआ है। इसी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आप एक एक करके सारी क्लास सीक्वेंस वाइज देख लो, बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स हो जाएगा पॉलिटी। कोई भी सवाल आए इन एग्ज़ाम में तो 100% गारंटी कोई भी सवाल इसी में से आएगा। अभी जैसे मैंने आर्टिकल 36 से लेके 51 तक बताए हैं, तो इनको एक पेज पे लिख के आप कीवर्ड लिख लो। 36 में क्या है? राज्य है। 37 में क्या है? समीक्षा है। 38 में क्या है? न्याय है तीनों प्रकार के। 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये वर्ड लिखो। तो ये कीवर्ड्स लिख लो सारे एक पेज पे, ऐसा बिल्कुल शॉर्ट, और इनको 4 से 5 बार पढ़ दो, बिल्कुल याद हो जाएंगे। और जब आप इस क्लास को 2-3 बार देख लोगे तो डिटेल पता लग जाएगी किस में क्या है, तो आपकी फिंगर टिप्स हो जाएंगे ये सब DPSP। ठीक है, और ऐसे मौलिक अधिकारों के पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना रिवीजन पढ़ाई करते रहिए। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।